चलिए। तो क्या देख रहे थे जी हम लोग? आर्टिकल 22 देख लिए थे ना? क्या आगे देखना था हम लोगों को? 23 24 देखना था। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से। हम्म। किस? हम्म। कहाँ पे, कहाँ का क्वेश्चन है? 2017 के केस पुट्टा स्वामी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे यह माना है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है। चलिए, आइए। तो हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 22 देख लिए थे, है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो केरला गवर्नमेंट वर्सेस राम कुमार विवाद था, ऐसे करके एक विवाद था, जिसमें उसने कहा था कि हड़ताल करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं, इसलिए हड़ताल करने पर पुलिस उठा लेती है तुरंत, है ना? हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। आंदोलन कर सकते हैं आप, हड़ताल नहीं। आइए। तो आगे हम लोग को देखना था शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है। आर्टिकल 23 टू 24, है ना? अनुच्छेद 23 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो 23 24 में शोषण के विरुद्ध बात किया गया है, जिसमें आप लिखेंगे आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। 23 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अब लिखेंगे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मुख्य तौर पर 23 24 दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, लेकिन 23 में अलग बातें हैं और 24 में अलग बातें हैं। तो लिखेंगे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लिखेंगे मानव व्यापार, मानव व्यापार, बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, मानव व्यापार, बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, है ना? तो माने मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है। मतलब आप इसमें 3 वर्ड लिखे गए हैं, 3 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि क्या है इसका अर्थ। मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर। तो मानव व्यापार का मतलब है कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है सो नहीं किया जाएगा, है ना? तो मानव व्यापार मतलब कि मानव की खरीद बिक्री, मानव का व्यापार नहीं होगा। पहले आप सुनते होंगे कि हॉस्पिटल से किसी का बच्चा चोरी हो गया, है ना? होता था, तो चोरी करके सब बेच देता था, है ना? तो एक तो बच्चों का चोरी होता था,
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन्स को खरीदा बेचा जाता था, है ना, मानव के बॉडी पार्ट्स को, है ना। तो ये सब क्या है, सब व्यापार है। तो ये सब व्यापार क्या है, प्रतिबंधित है, कि आप ना तो किसी व्यक्ति का व्यापार कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, और ना ही उसके अंगों का। ठीक है, किसी तरह का कोई व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको प्रतिबंधित है। मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, ना मानव की खरीद बिक्री की जाएगी, ना ही उसके अंगों की। क्लियर है। दूसरा वर्ड वर्ड है बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, मतलब कि जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। आपकी मर्जी होगी, आप चाहेंगे कि आपको काम करना है तो आपसे काम लिया जाएगा, और अगर आपकी मर्जी नहीं है कि हमको काम नहीं करना है तो आपसे काम नहीं लिया जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इशू है, आपकी तबीयत खराब है, और ऐसे सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है कि आप काम करिए, है ना, तो वो भी क्या है, गलत है, वो भी नहीं अलाउ किया जाएगा, है ना, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बलात् श्रम ये भी अलाउ नहीं होगा। अब बधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, बधुआ मजदूरी मतलब किसी को आपने काम करा लिया, आप काम करा के पैसा नहीं दिए देते हैं जिसको, उसी को कहते हैं बधुआ मजदूर, है ना, कि खाली पेट पे है, खाना खाया, बस आपका काम कर रहा है। तो पहले बधुआ मजदूरी कैसे होती थी, तो जैसे पहले के आदमी सब बैंक तो जाता नहीं था, तो उसको पैसा का काम लगा, गरीब है, पैसा का काम लगा, तो क्या करता था, गांव का जो महाजन है या जो पैसा वाला आदमी है उसके पास गया और उससे ब्याज पर पैसा ले लेता था। अब वो ब्याज पर पैसा ले लिया, अब उस आदमी को ज्ञान भी नहीं है कि जो मतलब तो देख रहा है कि पैसा कितना लिया है, और वो सब पैसा लेकर के कागज पर क्या कर लेता था, ठेपा लगवा लेता था, अंगूठा ले लेता था। अब इसमें क्या हो गया कि अब वो तो पैसा चुकाता ही था, उसके आने वाली पीढ़ी भी पैसा चुकाती थी, गरीबी इतना कि पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं। तो फिर मालिक क्या कहता था कि काम करो, तुम तो पैसा चुका नहीं पाओगे, तुम मेरे यहाँ मजदूर बन जाओ, मेरा सारा काम करो, हम तुमको भोजन देंगे, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि तुम जो हमसे पैसा लिए हुए हो उसी पैसे में वो कटेगा। अब क्या पैसा था, कितना पैसा था, वो अगली पीढ़ी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस समस्या से गुजर रहा है। तो जब आपसे काम कराया जाए और काम करा करके काम के बदले में आपको भुगतान न किया जाए, तो उसको कहते हैं बधुआ मजदूर, है ना। तो वही यहाँ पर क्या है कि बधुआ मजदूरी को भी प्रतिबंधित किया गया है। तो ना तो मानव का व्यापार किया जाएगा, ना ही जबरदस्ती किसी से काम कराया जाएगा, और ना ही किसी से फ्री में काम करवाया जाएगा। फ्री में भी किसी से काम नहीं करवाया जाएगा, काम करा करके आपको पैसा दिया जाएगा, है ना। अगर आपसे किसी ने काम करा लिया और आपको पैसा नहीं दिया काम का, तो इसका मतलब ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना, क्योंकि आप किसी के बधुआ मजदूर नहीं है, और संविधान इसको प्रोहिबिट करता है, संविधान इसको वर्जित करता है। क्लियर है, समझ रहे। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो मानव व्यापार, बलात् श्रम और बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अब देखिए यहाँ पर मानव व्यापार में हमने आपको कहा कि ना ही मानव के अंगों का व्यापार होगा और ना ही किसी मानव का खरीद बिक्री होगा। ठीक है, लेकिन एक व्यापार होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, है ना, देह व्यापार। तो अब प्रोस्टिट्यूशन क्या है, प्रोस्टिट्यूशन को क्या इस कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्या प्रोस्टिट्यूशन में जो लोग शामिल हैं क्या उनको राइट है कि वो अपने अंगों का व्यापार करें अपनी इच्छा से, ये इसमें है कि नहीं है, और ये अगर होता है तो ये लीगल है या इलीगल है। क्या कहा है कोर्ट ने, जो भी है कर सकते हैं, मतलब क्या वर्डिक्ट आया हुआ है। हम्म, ऐसा कोर्ट ने कहा है, कहाँ पे पढ़ लिया आपने ऐसा।
ऐसा कहाँ पे पढ़ लिया कि कोर्ट ने कह दिया कि आप करिए लेकिन प्रचार प्रसार मत करिए? ऐसा कोर्ट ने कहाँ कह दिया भाई? हाँ। हाँ। किसी अकादमी दर्जे के लिए? राज्यकर्मी का दर्जा के लिए? ये टीचर भी, ये टीचर वैकेंसी है का जी? हाँ। अच्छा। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे आप लोग क्या सोचते हैं? इलीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? ठीक। और कोई? हाँ। इलीगल होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इलीगल? हम्म। ठीक। हम्म। तो ये तो मानव अंगों के व्यापार का बात है ना? और कोई? देखिए। हम्म। 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 तो हो तो जाता है ना, मर्डर पर रोक है, हो तो जाता है। क्या करिएगा? प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक। देखिए, ये मानव व्यापार प्रतिबंधित है, मानव अंगों का व्यापार प्रतिबंधित है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो देह व्यापार है, प्रोस्टिट्यूशन, जो अपनी इच्छा से लोग करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया, जिस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लीगल बना दीजिए, इसको वैध कर दीजिए, है ना? इसको वैध कर दीजिए और इसको 23 के अंतर्गत रखिए कि अगर कोई अपने इच्छा से अगर ये करना चाह रहा है तो उसको नहीं रोका जाएगा, है ना? और वैध करने का मतलब है कि आप, जो लोग इस प्रोफेशन में शामिल हैं, उनकी एक सूची बनाए, राज्य सरकार एक ऑथोराइज्ड कॉलोनी बनाए और वहां पे इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और इनको प्रोटेक्शन के साथ जो है सो, मतलब कि इनका शोषण हो जाता है बहुत बार, तो शोषण ना हो इसके लिए सरकार काम करे, है ना? और इनको पूरी तरीके से सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराए। ये बात इसलिए हुआ क्योंकि जब कोरोना था, 20 से लेकर के आप 23 तक देखेंगे तो कोरोना ही चल रहा था देश में। तो कोरोना के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत दुनिया यातनाएं झेल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोरोना में किसी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, तो इस प्रोफेशन में शामिल लोगों को हुआ। क्योंकि कोरोना कहता था कि 2 गज दूरी है जरूरी, इनका प्रोफेशन कहता था कि दूरी मैटर गड़बड़ कर देगी, है कि नहीं? अभी इनका कम दूरी से चलेगा? नहीं चलेगा। अब कोरोना के काल में अब इनके जो उपभोक्ता थे, जो इनके कंज्यूमर थे, वो कंज्यूमर इन तक पहुंचे नहीं। अब इन तक पहुंचे नहीं तो इनको पैसा नहीं मिला, और इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत कि समाज भी इनको नहीं मानता है सही। तो इनको ना समाज से भोजन मिलेगा,
ना इनका कंज्यूमर गया जो इनको पैसा नहीं देगा, तो नहीं, सरकार के पास इनके लिए कोई योजना नहीं। तो सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन किसी का हुआ? तो इनका हुआ, क्योंकि इनके पास तो कोई गया ही नहीं, ना ही इनके पास मदद पहुंची, ना ही इनके पास इनके ग्राहक पहुंचे, और ना ये स्वयं जा सकते थे किसी से मदद मांगने के लिए। क्योंकि अगर कोई जान जाए कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये काम क्या करते हैं, तो हमारा समाज ऐसा है कि इनको घृणा के भाव से देखता है, इनसे घृणा करता है। तो ऐसी स्थिति में इनका जीवन संकट में, तो इनका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण की स्वतंत्रता तो सबको है ना, लेकिन खाए बिना जान जा रहा था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये हो तो रहा है जी, ये रुक नहीं रहा है। आप जितने बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में अगर आप पुलिस के पास जाएं, मिले, तो आपको पता चलेगा, पुलिस, क्योंकि पुलिस को तो सब मालूम चलता रहता है, बहुत जगह पुलिस भी भागीदार रहती है, पुलिस को पता है कहाँ पे क्या हो रहा है ना, पुलिस को भी पैसा जाता है वहां से। तो चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? इलीगली चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है। तो इस वजह से बहुत बार इस प्रोफेशन में शामिल लोगों का बहुत तरह से शोषण भी हो जाता है, क्योंकि इनको कोई सुरक्षा नहीं है, न सरकार की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से। तो ये एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। और रहा बात इसको बंद कर देने का, कि इसको बंद करा दीजिए, तो ये बंद तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आप इसको बंद करा ही नहीं सकते हैं। सरकार प्रशासन अगर इसको बंद कराने का काम करेगी भी, तो ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पर जरूर होगा, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिल्डिंग के किसी ना किसी कमरे में ये सब चल रहा है, ये हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है, बड़ा रैकेट काम कर रहा है इसके पीछे, है ना। और बहुत बार शासन प्रशासन के लोग भी इसमें मिली भगत रखते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि बंद नहीं होगा जी। तो जब आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं, तो स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार करनी भी आपकी मजबूरी है। और इसको, इस शामिल में, इस व्यापार में शामिल लोगों को, जो हम लोग अनैतिक समझते हैं, और हम समझते हैं कि ये अनैतिक हैं, ये सही लोग नहीं हैं, समाज इनका बहिष्कार कर देता है, लेकिन वास्तव में ये लोग बहिष्कार करने के योग्य नहीं होते। अगर आप ठीक से समझें, ठीक से अगर पढ़े लिखे हैं और ठीक से अगर आप समझे स्थिति को, तो इनका पूजा होना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। अब पूछिए कैसे? सुबह सुबह आपके घर के बाहर एक गाड़ी आती है नगर निगम की, जो एक गीत बजाती है, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल, बजाती है। आप सोचिए कि गाड़ी आनी बंद हो जाए, गाड़ी आनी बंद हो जाए कल से, कूड़ा ले जाने वाली, और तो फिर आपका कूड़ा कहां जाएगा? सड़क पे जाएगा, बहुत दिन घर में ही सड़ जाएगा, घर में ही बास कर, उसकी स्मेल आएगी, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग होते हैं हमारे समाज के जो इस तरह के लोग हैं, जिनके अंदर कूड़ा भरा हुआ है, उनको अपने अंदर समेटने का काम करते हैं। ये है इनका काम। अब आप सोचिए कि ये काम बंद हो गया, तो ये जो हमारे समाज का जो कूड़ा है वो कहां जाएगा? आपके घर में जाएगा, आपके समाज में फैलेगा। और ऐसी स्थिति को समझने के लिए आप एनसीआरबी का डाटा समझ लीजिए, तो स्थिति को अच्छे से समझा देता है। एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी कहता है कि सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट का मैटर घरों में मिलता है। कहां पे? घर में। अपने लोग करते हैं, अपने रिश्तेदार करते हैं। कूड़ा ही तो है आपके घर का, कचरा ही तो है, बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर निकल रहा है। अब बताइए कि प्रोस्टिट्यूशन का मैटर लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? लीगल होना चाहिए।
और इसके लिए इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। आप इतिहास में चलिए, मौर्यन पीरियड। मौर्य साम्राज्य में इस व्यवस्था को ऑथोराइज्ड किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ये सब जब एंशिएंट हिस्ट्री में शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो भारत में प्रशासनिक दृष्टि से स्वर्ण काल मौर्य काल को कहा जाता है और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्ता काल को कहा जाता है। यानी प्रशासन सबसे बेहतरीन था मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्रफल था वो तो आज भी नहीं है भारत का क्षेत्रफल। उस समय भारत का जो नॉर्थ वेस्ट में सीमा था वो ईरान था। ईरान तक हमारा बॉर्डर जाता था, अखंड भारत था। और उस अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, और इस पाटलिपुत्रा से पूरे अखंड भारत में प्रशासन होता था और प्रशासक बेहतर प्रशासन करते थे। तो इस समाज में भी राज्य ने एक विभाग ही बना दिया था जिसका नाम था रूपा जीवा। बीपीएससी इस पर सवाल बहुत बार पूछ चुके हैं अपने पीटी में कि मौर्य साम्राज्य में प्रोस्टिट्यूशन के काम करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो उनको रूपा जीवा कहा जाता था। क्या कहते थे? रूपा जीवा, है ना। तो इनको एक तो ऑथराइज्ड ये मिला हुआ था, वहां पे टैक्स इंपोज होता था, उस टैक्स से जो सरकार को पैसा आता था उससे इन्हीं का भरण पोषण, इन्हीं का रख रखाव का काम किया जाता था। क्लियर है? तो ऐसे इतिहास के हर काल में आप देखेंगे कि ये होता रहा है और ये हुआ है। तो इतिहास के इस वर्तमान के काल को आप कैसे इसको रोक सकते हैं? आप ही रोक ही नहीं सकते हैं। ये नीड्स है लोगों का, तो या तो वो लीगली इसको प्राप्त करेंगे, और लीगली नहीं प्राप्त होगा तो इलीगली प्राप्त करेंगे। पीने वाले लोग, जो शराब वाले लोग हैं, वो तो पी रहे हैं। सरकार ने कानून बना दिया मद निषेध कि लीकर प्रोहिबिटेड है, लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, इलीगली पी रहे हैं। पी तो रहे हैं ना, आप तो देख ही रहे हैं कि पी रहे हैं लोग। वो नहीं मिल रहा है तो लोग गलत तरीके से पी रहे हैं, पीने के चक्कर में लोग मर जा रहे हैं, तुरंत जहर ही पी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बैन किया हुआ है। तो जिस चीज को आप रोक नहीं पाएंगे उसको स्वीकार करना ही बेहतर होता है। अब है कि अगर आप स्वीकार करते हैं तो किस स्वरूप में स्वीकार करते हैं। स्वरूप क्या होगा स्वीकार करने का? तो वही कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से इसमें शामिल हो रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जबरन अगर किसी को इसमें शामिल किया गया है और इसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है कि जबरदस्ती किसी को उसमें डाला गया है, तो पुलिस का काम है कि उसको वहां से निकाले, उसको निकाल करके उसका पुनरुद्धार करे और उसको एक अलग अच्छा जीवन देने की कोशिश करे, है ना। तो पहले नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इसको लीगल करने का काम किया गया है कि इसको आप लीगल कर दीजिए। अवैध रूप से यह व्यापार नहीं चलेगा, लेकिन वैध रूप से यह चल सकता है। और वैध इसलिए किया गया ताकि ये हो ही रहा है, तो अगर हो रहा है तो निगरानी में हो और कंट्रोल्ड में हो, जिससे कि इसमें शामिल इस प्रोफेशन में रहने वाले जो लोग हैं उनका शोषण ना हो। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि इसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो तार्किक दृष्टि से बात करना है ना, कि किस तरीके से होना चाहिए, केवल भावनाओं से नहीं, है ना। ये कहने को तो सब कह देंगे कि गलत है ना, कह देंगे ना, लेकिन उसका जो व्यवहारिक समझ है, जो इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, उसको लोग नहीं समझेंगे कि सिचुएशनल प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है ना। सबसे ज्यादा लोग अपने समाज और अपने परिवार में ही असुरक्षित हैं। बाहर से तो आपको बाद में सुरक्षा लेने की आवश्यकता है, भले तो आपको अपने परिवार से ही सुरक्षित रहना है। और ये माता पिता का कर्तव्य बनता है कि माता पिता बच्चों को इन चीजों से अवेयर कराएं, उनको बताएं, ताकि बच्चों का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना कर ले। क्योंकि ये ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बच्चों के साथ होती हैं, जिनके पास मैच्योरिटी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। और बड़ी
मतलब अजीब बात है कि इसमें इंटरेस्ट सबको है, लेकिन इसके पॉजिटिव और निगेटिव थिंग पर कोई बात नहीं करेगा। घी सबको पीना है, लेकिन पर्दा लगा करके। तो उसके पॉजिटिव जो थिंग्स हैं, जो उसके निगेटिव थिंग्स, उसको रखो सामने, ताकि लोग एक्सप्लाइट होने से बचे, एक्सप्लाइटेशन ना हो जाए। और एनसीआर भी तो वो मैटर बता रही है जो केस दर्ज हुआ। ऐसे लाखों केस हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं। परिवार, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इस चक्कर में कोई थाने जाता ही नहीं। कौन अपने के खिलाफ केस रजिस्टर कराए? कौन अपने ही पारिवारिक संबंध खराब कर ले? और सबसे बड़ा बात कि चलो दूसरे से संबंध खराब हो वो अलग बात है, लेकिन जो पीड़ित है उसी का कैरेक्टर एसिसिनेशन हो जाएगा हमारे समाज में। इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि जो पीड़ित होता है उसको समाज और प्रताड़ित करती है। तो इस चक्कर में तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट आना स्वाभाविक था कि आप जो है सो इसको लीगल फॉर्म में लाएं, लीगल फॉर्म में आप इसको अलाउ करें, क्योंकि ये हो ही रहा है तो लीगलिटी के तौर पे हो, ताकि इसमें शामिल लोग जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो और इसमें जबरदस्ती किसी को ना लाया जाए। बहुत बार ऐसे होता है कि जबरदस्ती भी लोग आ जाते हैं, कोई भगा देता है, खरीद बिक्री हो गई है ना। बहुत से लोग अपने परिवार से असंतुष्ट रहते हैं, अपने लोगों से अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो जब अपने लोगों से आप असंतुष्ट रहते हैं तो इस तरह के लोग के लिए आप सबसे अच्छा शिकार होते हैं। जो आदमी अपने परिवार से, अपने लोगों से असंतुष्ट है, वो आपराधिक मानसिकता के लोगों के लिए सबसे आसान शिकार होता है, क्योंकि उनको पता है कि इनको आराम से मोटिवेट किया जा सकता है, इनको आराम से इनके अपने से दूर किया जा सकता है और इनको गलत जगहों पर लेकर के जाया जा सकता है। आपको जब आप इमोशनली वीक हैं, कोई आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उस सपोर्ट के नाम पर आपको कहां तक ले जाएगा ये आपको नहीं पता है। इसलिए आप अंदर से चाहे कितने भी इमोशनल वीक रहिए, दुनिया को कभी भी पता मत चलने दीजिए कि आप वीक हैं, क्योंकि टाइम है, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप प्रचारित कर दीजिएगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सुनी लई हैं अठिलई हैं सब, बांट न लई हैं कोई। अगर आपके मन की कोई पीड़ा है और आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे, सब सुन लेंगे और दो चार लोग से कहेंगे, लेकिन उसको बांटने का कोशिश कोई नहीं करेगा। तो एंड ऑफ द टाइम एक्सप्लॉइटेशन आप ही का होगा। तो इसमें अच्छा क्या है कि आप जो भी चीजें हैं उसको खुद के स्तर पे डेवलप सॉल्व करें और खुद को इस तरीके से तैयार करें ताकि बहुत सारी चीजें आप पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना कर पाए। क्लियर है? समझ रहे? तो यहां पर इसी प्रकार से ये स्थिति है कि सामान्य तौर पे तो जो मानव व्यापार है वो प्रतिबंधित है, मानव अंगों का व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का जो मैटर है ना, वो प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन जिन उनके लिए जो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अगर जबरन किसी को इसमें डाला जा रहा है तो ये अपराध है, ये क्राइम है, तो उसका केस रजिस्टर किया जाएगा और जो इसको जानबूझ करके ऐसा कर रहा है उसको हमारे लॉ के हिसाब से दंडित करने का काम किया जाएगा। क्लियर है? बाकी ये जो आप बलात् श्रम और बधुआ मजदूरी का बात देख रहे थे, इसमें एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये है कि राष्ट्रहित है ना, नेशन इंटरेस्ट, राष्ट्रहित और आपातकाल, ये एक्सेप्शन अपवाद लिख लेंगे कि राष्ट्रहित और आपातकाल के दौरान, राष्ट्रहित और आपातकाल के दौरान इसे राष्ट्रहित और आपातकाल के दौरान इसे हटाया जा सकता है या टाला जा सकता है ना। तो अपवाद है, इसका मतलब ही ये हुआ कि अगर राष्ट्रहित का कोई मैटर होगा तो आपसे जबरदस्ती काम भी कराया जा सकता है,
राष्ट्र हित का मैटर होगा तो बधुआ मजदूरी भी कराई जा सकती है, काम करा के सरकार पैसे नहीं देगी। अब मान लीजिए आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया देश में, वित्तीय आपातकाल, सरकार के पास पैसे नहीं है, तब कहीं काम नहीं करेंगे, सरकार के काम करो, कहीं जितना पैसा देंगे उतने लो। कोरोना, जब कोरोना था तो आप देख रहे थे कि कोरोना में सभी सरकारी कर्मचारियों के पैसे थोड़े कम हुए, है ना, उनके अलाउंसेस काटे गए, है ना। तो ये क्यों काटा गया? राष्ट्रहित में काटा गया, सरकार के पास पैसा ही नहीं था। तो ऐसे में आप नहीं कह सकते कि आर्टिकल 23 का वायलेशन हो रहा है। वो आवश्यकता था, समय की आवश्यकता थी, टाइम का वो नीड था, है ना, समय की आवश्यकता थी, इस वजह से ये काम किया गया, है ना। तो ये क्या था? समय का आवश्यकता था, ठीक है, टाइम का नीड्स था, इसके वजह से, है ना। तो राष्ट्रहित का मैटर था। आपातकाल, अब कोरोना में हेल्थ इमरजेंसी भी था, तो आप देखें कि सामान्य तौर पे काम करने का आवर है 8 घंटा, कि 8 घंटा आप काम करेंगे। लेकिन कोरोना जब चल रहा था तो डॉक्टर्स, नर्सेज, है ना, 24-24 घंटा लगातार ड्यूटी में रहते थे, और उस समय कोई नहीं कह रहा था कि हमको छुट्टी चाहिए। क्यों? राष्ट्रहित का बात था, हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, तब आपका ही नहीं रहेगा कि 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, है ना। अब युद्ध लगा हुआ है, सेना का जवान कहे कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं, जाने देगी सरकार? नहीं जाने देगी। कितना दिन से खिला पिला के इसीलिए रखे हैं, अब रोज युद्ध थोड़े हो रहा है जी। कितना आदमी तो नौकरी किया, बिना युद्ध होकर रिटायर्ड हो गया, है कि नहीं। तो सरकार खिला पिला करके पैसा क्यों दे रही है? कि जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी हम आपको बॉर्डर लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको वहां पर मतलब बलात् श्रम भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य तरीके से ही आपसे काम लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले आपको हुआ था डीमोनेटाइजेशन, है ना, डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के समय में बैंक का ड्यूटी आवर होता है 10 से 5, और डीमोनेटाइजेशन में बैंक कर्मचारियों को भी 12 बजे रात तक काम करवाया गया, नोट बदलना था लोगों को, है ना। तो बैंकिंग काम बढ़ गया था बहुत ज्यादा। तो वहां पर बैंक के अधिकारी भी नहीं कर सकते थे कि हम घर जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा है ना, क्योंकि आवश्यकता है, मजबूरी है। तो उन परिस्थितियों में आपसे काम कराया जा सकता है, सामान्य स्थिति में इसका वायलेशन नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ रहे इसको? आगे आइए आर्टिकल 24। क्या? ये गोद लेना आपको मानव व्यापार नहीं है, वो मतलब व्यापार नहीं है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। इसको आप डीपीएसपी के तहत आप जब देखेंगे, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात हुआ कि हर धर्म में अलग अलग स्थितियां हैं, है ना, कि आप गोद ले सकते हैं बच्चे को। तो ये आप ले सकते हैं, जो जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है उनको ले सकते हैं, उनके लिए आपको रजिस्टर होता है, तो कोई व्यापार नहीं है ना, वो कोई व्यापार नहीं है। अब उसमें देखा जाएगा कि बच्चे के साथ आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और आप फंडामेंटल ड्यूटी जब पढ़ेंगे 51 में 11 नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी को कहता है कि माता पिता अथवा अभिभावक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध कराए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो अगर आप किसी बच्चा को लेकर के आते हैं तो ये आपकी मतलब जिम्मेवारी है कि आप उसको एजुकेशन दे। ये नहीं कि आप लेके आकर के उसका खरीद बिक्री कर रहे हैं, या लेकर के आकर के आप उससे घर में नौकरों वाला काम करवा रहे हैं, परमानेंट नौकर आप ला दिए, है ना। ये सब नहीं, तो उसका जांच होता है, उसका रजिस्टर्ड होता है कि बच्चे के साथ आप क्या बिहेव कर रहे हैं, है ना। जो भी संस्था से आप बच्चा लेते हैं वो संस्था भी मॉनिटरिंग कर सकती है कभी भी, तो एक रेस्पॉन्सिबल ये होता है, तो उसको डीपीएसपी के अंतर्गत देखेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ, 2022 के मई महीने में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। आगे ये आर्टिकल 24, बाल श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध। हम्म, क्या? मेडिकल पर्पज से? हाँ, हाँ तो, हाँ तो अगर कोई नीड्स है ना, और पॉजिटिव तरीके से चीजें हो रही हैं, मतलब इलीगली नहीं हो रहा है ना,
अब किसी को आवश्यकता है और कोई अपनी इच्छा से किसी को देना चाह रहा है, देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप किसी को मार दिए, उसका ऑर्गन निकाल लिए, है ना, किसी का अपहरण करके ऑपरेशन कर लिया, आदमी गया पेट का इलाज कराने, मालूम चला ऑपरेशन करके डॉक्टर किडनी निकाल दिया, है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। बाल श्रम पर प्रतिबंध, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध होगा। तो बाल श्रम मतलब कि बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा ना, बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए काम करने पर प्रतिबंध है कि उनको कहीं काम में नहीं लगाया जाएगा। 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये है। और मान लीजिए कि कहीं स्थिति बहुत खराब है और काम कराया जा रहा है, तो ऐसे जगह पर तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जहां काम करने से इनके हेल्थ पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हो, है ना, इनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता हो। तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर कैसे पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई कारखाना में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में, है ना, तो कारखाना में काम ये नहीं कर सकते ना, फैक्ट्री में इनसे काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना, ये किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ये किसी खदान में काम नहीं करेंगे। खदान बोले तो माइंस, जहां से कोयला वोयला निकलता है ना, तो वहां पर अगर बच्चा काम करेगा क्या होगा, ऐसे ही हेल्थ खराब हो जाएगा उसका, है ना, करियर वरियर हो जाएगा। कहते हैं खदान में काम करना आदमी सब कैसा होता है जी, ऐसे हूँ अगर झारखंड चल जाइएगा, धनबाद, है ना, धनबाद से 3 किलोमीटर झरिया पड़ता है, तो अगर व्हाइट शर्ट पहन के गए हैं तो शाम तक काला होके वो आ जाएगा आराम से, है ना। धनबाद में एक चौक है धनसार चौक, वहाँ पे मैं कुछ समय पहले जाता था क्लास लेने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही जाते थे घूमने के लिए, शाम में सब निपटा करके क्लास और जाते थे हम लोग घूमने के लिए। तो जब जाते थे झड़िया तो जाते थे बढ़िया से, हम लोग चेक करने के लिए जाते थे, हम लोग चेक करते हैं बढ़िया से तैयार व्यार हो गए चलिए। और उधर से आकर के फिर हम लोग होटल में आईना देखते थे कि अब देखो तो क्या दिख रहा है भाई, है ना, तो दिखता था कि पूरा हवा जो है, जो धूलकण है, वो पूरा बढ़िया से चिपका देता था, है ना। तो बहुत बचपन में हम लोग एक गीत सुने थे, आप लोग भी सुने होंगे शायद, है ना, भोजपुरी का गीत था जिसमें झरिया का नाम आता था। तो जब मैं गया तो वहां पे लिखा हुआ था झरिया 3 किलोमीटर, तो वो भी उत्सुकता था कि भाई अब जो चीज बचपन में सुना है उसको देख लेते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, चल के देखते हैं कि झरिया की क्या स्थिति है ना। तो था ना जी, वो कैसे था, किसी को पता है, याद है वो झड़िया वाला गीत? हाँ, कौन सा था? हाँ 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 सबको याद है जी, है ना, पहुंच चले की ना, है ना। तो उसमें एक और लाइन था, है ना, क्या था, हाउ में खूबे सावर, है ना, सावर मतलब सांवला आदमी जो काला, हो के ही है करिया, है ना, करिया मतलब एकदम मंगरेला, विषुवत प्रदेश, 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। इक्वेटर पे क्या स्थिति होता है, इक्वेटर है ना, इक्वेटर वाला आदमी सब एकदम, उस पर कोनो क्रीम काम नहीं करेगा, कोनो फेस पैक काम ना करते, हाँ। अब वेस्ट इंडीज, हाँ, ये सब बोले ना जी, कोनो क्रीम लगा दीजिए, उसका ज्योग्राफी खराब है बेचारा का, तो जिसका ज्योग्राफी खराब है उस पर कोई काम नहीं करेगा। तो वहां पर क्या होता है, कोयला कोयला निकलता है खदान में, तो वहां अगर बच्चे काम करेंगे तो क्या होगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना, उनका फेफड़ा खराब हो जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि एयर बहुत पॉल्यूटेड है, एयर में बहुत धूलकण है ना। आप देखेंगे एयर में धूलकण को मेजर करने के लिए मशीन लगी होती है ना, पटना में लगा, यहीं तारामंडल में ही लगा हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर, जो दिखलाता है कि पटना का वायु कितना शुद्ध है और वायु में कितना % धूलकण है ना, एकदम गेट पे ही लगा हुआ है वो मशीन, जो मेजरमेंट करके बताते रहता है। सुबह में तो स्थिति ठीक ठाक रहती है, दोपहर होते होते खराब होना शुरू हो जाता है, और शाम होते होते एकदम खराब हो जाता है ना। मतलब शाम में जो हम लोग निकलते हैं तो जो एयर हम लोग लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें इतना धूलकण है कि इसी वजह से आप देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है आदमी का, फेफड़ा कमजोर होते जाता है और दमा की बीमारी होने लगती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूटेड एयर, है ना, आपको शुद्ध हवा ही नहीं मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ जो आप जो हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब जैसे गर्मी का दिन है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया है
यहाँ पर पहले क्या था, पहले जनसंख्या कम थी, अब पेड़ पौधे ज्यादा थे, तो पेड़ पौधे ही तो सोर्स है ना ऑक्सीजन के, और वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते थे। अब देखिए असंतुलन कैसे बना, जनसंख्या लगातार बढ़ी, विकास हुआ, घर बना, सड़कें बनी, तो पेड़ पौधे काट दिए गए, यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ ऑक्सीजन था वो लगातार कम हुआ, और जो कंज्यूम ऑफ ऑक्सीजन था वो लगातार बढ़ा, यानी कि जनसंख्या जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो लगातार बढ़ती चली गई, और जहां से ऑक्सीजन आ रहा था, जनरेट हो रहा था, वो लगातार कम होता चला गया। और एक और मजेदार बात क्या हुई कि अब हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो पौधे जो हैं वो, जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जब वो अपना खाना बनाते हैं, तो हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड उनको हो जाता है काम। लेकिन अब है कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड हम तो छोड़ ही रहे हैं, विकास इतना हुआ कि एसी भी छोड़ रहा है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपके घर में फ्रिज है, वो भी निकाल रहा है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक तरफ हम लोग दे रहे हैं CO2, एक तरफ और सीएफसी आ रहा है। तो अब वायुमंडल में भी लेने के लिए आपको क्या मिल रहा है, यही। इसलिए तो तबीयत जल्दी लोग का ठीक नहीं होता है, तबीयत एक बार खराब हो गई तो मैटर गड़बड़ हुआ। क्यों? क्योंकि आप पूरा जिस वातावरण में रह रहे हैं वो एक अशुद्ध वातावरण। पहले के लोग 150 साल 200 साल क्यों जी जाते थे? क्योंकि शुद्ध वातावरण था, पेड़ पौधे ज्यादा अधिक था, मानव कम थे, वन ज्यादा था, लोग वनों में रहते थे, शुद्ध वायु मिल रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पेड़ पौधे अधिक थे तो आपको बड़े स्तर पे ऑक्सीजन मिलता था। आजकल सबको तुरंत ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। देखते हैं आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो पैरवी करना पड़ता है कि ऐसा एगो बेड दे दीजिए ऑक्सीजन वाला। क्यों? क्योंकि आदमी को ऑक्सीजन का दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पेड़ पौधों को काटने की वजह से। लगातार पेड़ पौधे काट रहे हैं, उसी का ये रिजल्ट है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। खैर, तो कारखाने में काम नहीं, खदान में काम नहीं, और एक और जगह है पटाखा उद्योग, है ना, पटाखा उद्योग, है ना। तो पटाखा इंडस्ट्री जो है, जहां पे पटाखा बनता है, जो आप ये छोड़ते होता है सब लोग, है ना, दीपावली उपावली के टाइम पे, है ना, या अलावा अन्य कोई भी सेलिब्रेशन होता है, शादी ब्याह में भी सब छोड़ता है पटाखा, है ना। तो एगो तो बारात के दिन छोड़ता है, बाकी पटाखा तो लड़का से बुझता है, जो पूरा जीवन फूटने वाला है उसके ऊपर, है कि नहीं? है, वो दिन तो दूसरा आदमी सब ना खूब छोड़ता है जी, भैया के हमारे शादी हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना, भैया तो बुझिए रहे हैं कि हमारे तो शादी हो ही रहा है, कोई बात नहीं है। वो दिन तो भैया एंजॉय करते हैं कि भाई यार शादी हो गया। शादी होने के दिन या शादी होने के 10 15 20 दिन पहले से बात तो हो जाता है, मैटर फिक्स हो गया कहीं, है ना। और उसके बाद शादी होने के 10 20 दिन तक लोग आनंद में रहता है जी, यार शादी हो गया ना। 1 महीना बाद उनसे पूछिए कि क्या ठीक है सब, तो जितना जो आनंद में डुबकी लगा रहे थे आनंद के गोता में, अब वो कहेंगे अब क्या कहें भाई, परंपरा है, ट्रेडिशन है, तो अब चल रहा है सब ठीक ही है। लेकिन वो आनंद वाला उनका जो मैटर होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब देखिए, तो ये तो हम लोग कह देते हैं ना, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है में ऐसे लोग जो करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन हो नहीं रहा है। एक तो है कि अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, अभी नहीं करना, चाहे तो हो जाएगा जब, है ना। एक है कि हो ही नहीं रहा है, कोई तैयार ही नहीं है कि कोई मैटर करे, है ना। तो ऐसे से पूछिए कि क्या जी, तो वो तो कहता है यार कहीं से करा दो, है ना। तो मतलब एक बात कहता है कि शादी एक ऐसा चीज है कि जिसका नहीं होता है पछताता है, और जिसका हो जाता है वो भी पछताता है ना। नहीं भाई, होने वाला ज्यादा नहीं पछताता है, नहीं होने वाला ज्यादा पछताता है। वो सोचता है कि ऐसे ठीक है, पछताना तो है ही है, तो कर ही के पछता लेते हैं, है ना। तो कर के पछताना ज्यादा अच्छा है तुलनात्मक लोग को देख देख के पछताना, है ना, है ना। तो कर के पछताना ज्यादा बेहतर है। खैर, तो पटाखा उटाखा जो सब छोड़ता है, तो पटाखा उद्योग जो है, तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पटाखा बनने का, है ना। तो ऐसे जगहों पर बच्चों को काम में नहीं रखा जाएगा,
अगर एक तो बच्चे से काम ही नहीं कराया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो काम कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखा जाएगा कि वो किसी फैक्ट्री में काम ना करे, वो किसी खादान में काम ना करे, है ना, या वो किसी पटाखा उद्योग में काम ना करे। ठीक है, मतलब ऐसे जगह पे काम करे जिससे उनके शरीर में उनके बॉडी में कुछ गलत या निगेटिव चीजें जो है सो ना हो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, लेकिन अब कहीं कहीं मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ना, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लाचार अवस्था में है, तो अगर कहीं पे वो काम कर रहे हैं तो उनकी स्थिति के मुताबिक ये देखा जाए कि भाई ऐसे जगह ही पे ही काम करे कि जिससे उनके बॉडी पर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। वैसे तो कर्तव्य ये है कि भाई 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको काम में भेजा ही ना जाए, उसको स्कूल भेजा जाए, उसको एजुकेशन दिया जाए, और इसलिए सरकार ने 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री रखा हुआ है ना, कि वो फ्री रखे। हाँ, उसके बाद कर सकते हैं, है ना। हाँ तो ये है, लेकिन काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम पर प्रतिबंध नहीं है ना, काम आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग का अपना अपना सिचुएशन है ना। तो लेकिन यहाँ पर इसलिए 6 से 14 में क्या है कि अभी आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हुआ है, आपकी बॉडी जो है वो ठीक तरीके से खड़ी नहीं हुई है। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे काम में लग जाएंगे जो हो सकता है आपके बॉडी के ग्रोथ को रोक दे, आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर दे। अब जैसे जब आप युवा अवस्था में आ जाते हैं तो मतलब आपका बॉडी मेच्योर हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका बॉडी बर्दाश्त करता है, बाहर कुछ और कुछ मतलब गलत भी होगा, मतलब अगर धूलकड़ भी है, कुछ है ऐसा, तो तुरंत आपका तबीयत नहीं खराब होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब कोई बच्चा है तो जल्दी इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो बाहर के वायरस से लड़ सके। तो इसलिए उनके लिए रखा जाता है कि भाई उनको काम पर ना भेज करके उनको पढ़ाई लिखाई में लगाया जाए, फिर जैसे जैसे मेच्योरिटी है, जैसे जैसे युवा हो वैसे वैसे वो काम अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग काम करते ही हैं। इवन आप देखेंगे कि हमारे देश से एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार भी मिला है चाइल्ड लेबर को लेकर के। दो लोग को साथ साथ मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन दोनों को एक ही साथ मिला था। अभी तक की सबसे कम उम्र की जो लड़की है मलाला यूसुफजई, उसको मिला था नोबेल, दोनों को साथ ही मिला था। तो इनको मिला था बाल श्रम पर काम करने के लिए, और उसको मिला था महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए, है ना। तालिबानियों के द्वारा गोली चला था, गोली लगा था मलाला को, है ना, लेकिन फिर भी बच गई थी, है ना। ये कहते हैं कि भाई जिसको बचना है वो बच ही जाएगा, है ना। अब बच गई तो देखिए कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन गई, नोबेल मिल गया उसको, है ना। खाली इतने की थी कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए आवाज उठाई थी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, है ना। और वो सब मना किया, वो नहीं मानी, वो खुदे कही कि हम खुदे स्कूल जाएंगे। अब जाने लगी, बस अब गोली चला दिया, गोली चल गया, मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि लंदन में रह रही है, पहले अफगानिस्तान में थी अब लंदन में रह रही है, ब्रिटिश हुकूमत उसको पूरा पैसा देता है ना। अब पढ़ रही है, अब बच गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और नोबेल पुरस्कार मिल गया उसको। तो उनको मिला था गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और इनको मिला था बाल श्रम के लिए। तो अब आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारा बाल श्रम तो हो रहा है। तो ये जो एजेंसी है जो नोबेल पुरस्कार देती है, तो वो कैसे काम करती है, भी पर भी होता है कि भाई इंडिया में बहुत जगह आप चाय की दुकान पे चल जाइए तो मैक्सिमम चाय की दुकान पर चाय पकड़ाने वाला आपको कोई बच्चा दिख जाएगा। किसी होटल में चल जाइए तो प्लेट धोता हुआ कोई बच्चा दिख जाएगा, खाना का ऑर्डर, ढाबा हुआ में खाना का ऑर्डर लेते हुए कोई बच्चा दिख जाएगा आपको। तो ये सब भी तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, है ना, कि भाई ये सब अभी भी है हमारे देश में, अभी भी हम इसको खत्म नहीं कर पाए पूरे स्तर पे। तो सरकार को अपने स्तर पे ये इनिशिएट होना चाहिए इसको लेकर के कि भाई कम से कम 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाना पड़े, है ना, वो इस तरह के काम को ना करें। ठीक है, चलिए। तो 23-24 यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए, यहाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, आगे आइए। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपको अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। तो लेंगे इसमें आर्टिकल 25। आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये क्या कहता है, तो लिखेंगे अंतःकरण, लेंगे धर्म को अंतःकरण और अबाध रूप से, धर्म को अंतःकरण और अबाध रूप से मानने, आचरण करने, अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, और प्रचार करने की स्वतंत्रता। गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, गारंटीज द फ्रीडम ऑफ conscience, the freedom to profess, the freedom to profess, practice and propagate, profess, practice and propagate religion to all citizens, to all citizens। मतलब कि सभी भारतीय नागरिकों को अपने अंतःकरण से धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना। तो ये आर्टिकल 25 में मुख्यतः 2-3 वर्ड्स जो हैं वो आपको, 4 वर्ड्स, उनको आपको ध्यान रखना है। एक है अंतःकरण, इसी को कहते हैं कॉन्साइंस, अंतःकरण। दूसरा है अबाध रूप से मानना, है ना, यानी कि फ्रीली प्रोफेस, अबाध रूप से मानना यानी कि बिना किसी बाधा के, आचरण करना यानी कि प्रैक्टिस, और फिर प्रचार करना यानी कि प्रोपोगेट। मतलब आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण में धारण कर सकते हैं, कॉन्साइंस यानी कि आप अपने अंदर। मैं बराबर कहता हूं कि धर्म की जो सार्थक परिभाषा होती है वो होती है कि धारयेति इति धर्म, जो धारण करने के योग्य है वही धर्म है। मतलब धर्म जबरदस्ती कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता है, आपकी मर्जी है कि ये चीज ठीक है, ये चीज सही है, ये चीज हमें स्वीकार करनी चाहिए, तो आप स्वीकार कर ले, है ना। कोई जबरदस्ती आपको थोप के नहीं कहेगा कि नहीं ये मान लो, ये मैं मान रहा हूं इसलिए तुम भी मान लो। धर्म ऐसा नहीं है, धर्म काफी व्यक्तिगत मामला होता है, इंडिविजुअल मैटर है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको विश्वास है, वो आप स्वीकार कर लीजिए। तो अंतःकरण का मतलब है कि आप अपने अंतःकरण में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, अबाध रूप से मान सकते हैं, कोई आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप काहे मान रहे हैं, आप मत मानिए चाहे कुछ भी, है ना। तो अबाध रूप से मानना, ठीक है, बिना किसी बाधा के आप मानिए। और उसके बाद आचरण करना, प्रैक्टिस कीजिए। आप जो धर्म को मान लिए उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आप आचरण कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आचरण कीजिए और साथ में प्रचार भी कीजिए, है ना। प्रचार करने में भी कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अंतःकरण में कोई भी धर्म को मानिए बिना किसी बाधा के, ठीक है, और उसके हिसाब से आचरण कीजिए और उसका प्रचार प्रसार कीजिए।
तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत में यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को माने और जिस धर्म को मान रहा है उसमें वो विश्वास करे, उसको कोई नहीं रोकने जाएगा। उसके हिसाब से वो आचरण करे, उसके हिसाब से आप उसको प्रचारित प्रसारित करें, उसको कोई नहीं रोकेगा, है ना। सब लोग को ये अधिकार मिला हुआ है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जो सबको इस बात की आजादी देता है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां से कुछ कुछ मुद्दा आ जाता है। अब अंतःकरण में आपको धर्म मानना है तो एक मामला आ जाता है धर्मांतरण का, जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तित कराया जाता है ना, धर्मांतरण हो जाता है। और धर्मांतरण का सबसे ज्यादा मुद्दा आप कैसे देखते हैं, तो एक मैटर आप देखते हैं होता है लव जिहाद। बहुत सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून भी बना दिया है ना। तो अब पहले तो एक मैटर ये है कि जो वास्तव में लव करेगा वो कभी जिहाद नहीं करेगा, और जो जिहाद करेगा वो कभी लव नहीं करेगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें मैटर क्या सामने आता है कि पहले सब लव किया, उसके बाद मैटर शादी तक पहुंचा, आज जब शादी तक पहुंचा तक कहता क्या है कि धर्म बदल लो तभी शादी करेंगे। इसी को कहते हैं लव जिहाद, कि जबरदस्ती आपको धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है ना। तो अब जब इस तरह से स्थिति होगी कि हम इसके माध्यम से हम लोगों को का धर्म चेंज कराए, धर्मांतरण कराए, तो ये क्या निगेटिव चीज है। तो ऐसा अगर सरकार को पता चल गया, सिस्टम को पता चल गया, तो उपाय हो जाएगा फिर कि जो भी आदमी अगर ये करा रहा है इस मंशा से हो रहा है तो, है ना। तो आजकल तो एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है जी, दिक्कत क्या है कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि एक सोच के स्तर पे बहुत बड़ी समस्या है, थिंकिंग का प्रॉब्लम है। जब भी कोई राष्ट्र राइज कर रहा हो, जब विकास कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो अपने नागरिकों को अधिकार दे रहा हो, तो ये राष्ट्र की जिम्मेवारी बनती है कि अधिकार देते वक्त कर्तव्य उसको जरूर समझाए। सोवियत संघ जो है एक बहुत बड़ा यूनियन था, सोवियत संघ, है ना। आज जो जिससे उनका झगड़ा चल रहा है यूक्रेन से, वो पहले उसी का पार्ट था। तो सोवियत संघ का अपना एक सिस्टम था, सोवियत संघ सबसे कट के रहता था क्योंकि उसके यहाँ जो व्यवस्था थी वो सोशलिस्ट सिस्टम था, समाजवादी व्यवस्था थी, उनकी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। तो और वो पूंजीवाद से अलग रहते थे, पूंजीवाद से वो लोग कोई संपर्क नहीं रखता था। लेकिन सोवियत संघ में 1970 के दशक के बाद एक नेता आए, उनका नाम था गोरबाचोव। गोरबाचोव बहुत डेवलप आदमी थे, मतलब उनका विचार बड़ा परिशुद्ध था। तो गोरबाचोव ने सोचा कि हम अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं, राइट्स देते हैं, जो राइट्स यूरोप में और लोग एंजॉय कर रहे थे लेकिन रसिया के लोग, सोवियत संघ के लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा राइट्स हम भी देते हैं, जो कि पहले के नेता नहीं दे रहे थे। इन्होंने राइट्स दिया, और राइट्स देने का नतीजा यह हुआ कि 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया। क्योंकि एक तो पहले उनको राइट्स मिला नहीं था, अचानक से जब राइट्स मिला तो उन्होंने देखा कि यार यूरोप की दुनिया तो हमसे बहुत आगे निकल गई है, हम तो बहुत पीछे रह गए। अब इस चक्कर में और ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रहने लगे, और इस चक्कर में सोवियत संघ का विभाजन हो गया। और जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा शक्तिशाली होने का जो पॉइंट था वो उसका टूट गया, और उसके जगह पर लीडर बन गया अमेरिका। तो अब जब आप राइट्स लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ साथ लेना चाहिए, है ना। अधिकारों के युग में लोग, मान लीजिए माता पिता परिवार से आप दूर आ गए, तो अब क्या है कि भाई स्वतंत्रता है, राइट्स है। अब आपको हर बात पे टोकने के लिए माता पिता भाई बंधु कोई है नहीं, तो ऐसे में आपको स्वयं का ही गार्जियन बनना पड़ेगा, आपको स्वयं स्वयं का अभिभावक बनना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप एब्सोल्यूट लिबर्टी एंजॉय करेंगे तो आपका फंसना निश्चित है, आपका एक्सप्लॉइटेशन निश्चित है, फिर रोते रहिए, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि और ये हमारे समाज में हो रहा है।
बड़े स्तर पे हो रहा है। और होता है ना कि हमारे यहाँ इतने सारे एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं कि लोग, मैटर रजिस्टर्ड ही नहीं होता है जी, मैटर रजिस्टर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा मैटर सामने आ गया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस चक्कर में लोग मजे से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, रो रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल किया, और जब आप अपने राइट्स को यूज कर रहे थे तब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और उसी क्षण आपसे गलती हुई। पिछले साल एक चर्चा में रहा था, श्रद्धा कांड एक चर्चा में रहा था। श्रद्धा की बॉडी देश के अलग अलग कॉर्नर में पाई गई। किसने मारा था श्रद्धा को? तथाकथित बॉयफ्रेंड ने, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी बहुत समय से। पिताजी ने मना किया था, बात नहीं मानी। राइट्स का युग, अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फंडामेंटल राइट में पढ़ भी लिए, पॉलिटी में हमने भी पढ़ा दिया, इट्स राइट, तो रहेंगे। मां नहीं थी, पिता की बात नहीं मानी, पिता ने बातचीत करना बंद कर दिया, भाई ने बातचीत करना बंद कर दिया, अपना रहने लगी। कत्ल होने के 8 महीने बाद किसी फ्रेंड ने संपर्क करने की कोशिश की कि पता करते हैं कैसी है, क्या है, फोन नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड थी, तो फ्रेंड तो सबका सब मैटर वा सब जानबे ना करता है, तो जहां मैटर था वहां फोन लगा दी। वो बोला हाँ हाँ बात कराते हैं। बात क्या कराएगा पगला, मैटर तो खत्म है, कही है। तो बहाना रोज बनाए लेकिन बात नहीं हो। तब उसको संदेह हुआ, शक हुआ कि भाई कुछ तो दुर्घटना घट गई है। उसने केस रजिस्टर कराया, फ्रेंड ने। पुलिस जांच करने गई, कोई नहीं है। फिर जब पुलिस ने जबरदस्ती की तब उसने अपना सारा सच्चाई बताया, और फिर पुलिस ने कहा कि चलो बताओ कहां कहां बॉडी फेंका। तो देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉर्नर में जाकर के फेंका था। ये क्यों हुआ? और ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं ना आपको, ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों एग्जाम्पल है जो घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं। और ये इसलिए घट रही हैं क्योंकि हम सिर्फ अधिकार को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट्स को केवल एंजॉय करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझना चाहते हैं। और इसी वजह से हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु डरते हैं। हमें हमारा माता पिता, हमारा भाई बंधु, बहन, कोई भी ना, किसी की बहन है तो अपने भाई को कंट्रोल करना चाहती है, भाई है तो बहन को कंट्रोल करना चाहता है। सामान्य तौर पे समाज थोड़ा पुरुषवादी ज्यादा है तो भाइयों का प्रभाव ज्यादा होता है, बहनों का प्रभाव थोड़ा कम होता है। बहनों का बात भाई थोड़ा नहीं सुनते हैं, लेकिन भाई अगर बोले तो भाई बहन को तो सुनना पड़ता है। लेकिन कोई भी अगर बोलता है किसी को भी, तो सामान्य तौर पे आदमी को क्या लगता है कि हमारा अधिकार छीन रहा है, मेरा भाई मेरा अधिकार छीनना चाह रहा है, मेरी बहन मेरा अधिकार छीनना चाह रही है, मेरे पिताजी मेरी माँ मुझे खुल के जीने नहीं देना चाहते हैं। यही बात आता है ना, दिमाग में यही बात आती है। लेकिन अगर वहीं पे आप ये सोचे कि आपके माता पिता भाई बंधु आपके अधिकारों के भक्षक नहीं है, वो आपके संरक्षक हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं, वो डरते हैं समाज से। अगर 8 बजे रात को, 9 बजे रात को, 10 बजे रात को घर से माँ फोन करती है तो वो ये नहीं जानना चाहती कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। वो फोन पर बस ये जानना चाहती है कि आप सुरक्षित हो कि नहीं हो। वो तो बहाना है कि क्या कर रहे हो, खाना खाए कि नहीं खाए, घर में आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि हमसे दूर है हमारा लड़का या हमारी लड़की, तो हम ये जाने कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। इस अप्रोच को नहीं समझते हैं कि वो तो आपके सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है अगर वो कह रहे हैं कि नहीं 8 बजे घर आ जाओ, आपको लगता है कि नहीं 8 बजे क्यों, हमको 10 बजे जाएंगे, हमारा राइट है, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, अभी कौन सा अंग्रेज घूम रहे हैं कि हमें डर है। लेकिन प्रॉब्लम तो है सोसाइटी के अंदर में, समस्याएं तो है, और इन्हीं सभी समस्याओं से माता पिता भाई बंधु जो भी आपके अपने हैं वो आपसे डरते हैं, और वो आपके अधिकारों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। आप पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, सारे राइट्स पढ़ रहे हैं सब में, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, युक्त निर्बंधन लगा हुआ है। तो यही तो निर्बंधन हमारे माता पिता, हमारे परिवार है। हमें पूरा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हर अधिकार के साथ हमें मॉनिटर भी करता है।
क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं करेगा तो हम एब्सोल्यूट हो जाएंगे, और एब्सोल्यूट होकर के हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। ये है हमारा परिवार। तो हमारा परिवार हमारे लिए रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन का काम करता है, युक्त निर्बंधन का काम करता है, ताकि हम ना भटक जाए, हमसे ना कहीं कोई गलती हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो और वो मैटर क्या निकला था? मैटर यही था, मैटर यही था। तो कहने का मतलब ये है भी है कि सब लोग गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सबको एक कटघरे में खड़ा कर दें, लेकिन ये क्या आप में उतनी मैच्योरिटी है कि आप पहचान ले देख करके कौन सही है कौन गलत है? नहीं है ना। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप कीचड़ में जा करके कीचड़ की गहराई नापना चाहते हैं, या फिर आप अपने पैरों को कीचड़ का सीमा समझाना चाहते हैं? ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप गहराई में जाइएगा कि पैर को ही समझा दीजिए कि यार क्यों जाए उस रास्ते में, रास्ता में कीचड़ है। अब किसी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, निकल जाएंगे साइड से। क्यों निकल जाएंगे साइड से? अगर हमारे पास विकल्प है, दूसरा एक रास्ता है जो ठीक ठाक जाता है, वो रास्ता पकड़ लेंगे। पता होने के बावजूद कि उस रास्ते कीचड़ है, तो हम ये नापने चले जाए कि अच्छा ठीक है हम जाते हैं, देखते हैं गहराई कितनी है कीचड़ की, तो पैर तो फंसेगा ना। अब ये अलग बात है कि आप गले तक डूबिएगा या घुटने तक डूबिएगा, डूबना तो निश्चित है क्योंकि आप जा रहे हैं उस रास्ते। तो बाइफरकेशन तो होना चाहिए, बाइफरकेशन नहीं जानते हैं हम, और बाइफरकेशन नहीं जानने के वजह से ही हम तमाम तरह के समस्याओं में उलझ जाते हैं, तमाम तरह के समस्याओं में हम पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से चीजों को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। और आप जब किसी को रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि आप उसके अधिकारों को छीन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये बातें इसलिए करता हूं कि कभी भी माता पिता या भाई बंधु कोई भी आपका अपना हो जो आपको अगर कुछ चीज करने से रोके, तो आप उसके मनोभाव को समझिएगा। ये इंटेंशन कभी मत लीजिएगा कि वो आपका अधिकार छीन रहा है। अधिकार कोई किसी का नहीं छीन रहा है। अब आपका अधिकार कौन ही छीन लेगा भाई? आप मैच्योर हैं, आप एडल्ट हैं, कौन छीन लेगा? आप चाहिएगा तो कोई रोक देगा आपको? नहीं रोकेगा। लेकिन जिम्मेवार तो बनना पड़ेगा। आपके साथ कुछ गलत होगा तो इसका असर तो आपके परिवार तक जाएगा, आपके स्वयं तक तो सीमित रहेगा नहीं। इसलिए जब आप बाइफरकेट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे में आपको उसमें जाना ही ठीक नहीं है। अपना जो कैरियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माता पिता का सम्मान और स्वाभिमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज सेकंड पोजीशन पे है। और ध्यान रखेंगे कि एक गलती अगर आप करते हैं ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसकी गलती की सजा मिलती है ना। अगर माता पिता अपने किसी एक लड़की या लड़का को घर से बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, तो क्या केवल आपकी जिम्मेवारी है? आप अपने पूरे गांव का भार लेके आते हैं इनडायरेक्टली। आप सक्सेस होंगे तो पूरा गांव का माता पिता आपका उदाहरण देगा और अपने हर बेटा और बेटी को भेजेगा पटना और दिल्ली पढ़ने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे गलती कर दीजिएगा तो आपका भी भुगतान उस गांव के लड़कों को और लड़की को करना पड़ेगा, जो अभी तक आए नहीं है। लेकिन माता पिता इसलिए नहीं आने देंगे उसको कि देखो वो गया था क्या करके आया। तो आपके ऊपर केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको इसलिए भी सफल होना है ताकि आके आपके पीछे वाले लोग आ पाए आगे तक। ये तो आप आके यहाँ पे कुछ फंस जाइएगा, गलत कर दीजिएगा, तो आपके पीछे वालों को भी उनके माता पिता आपको एग्जाम्पल बना करके मौका नहीं देंगे। तो उनका भी, उनके साथ जो अन्याय होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? आप स्वयं, क्योंकि आपने गलत किया, उसके वजह से और 10 लोग को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। तो यहां पर ये अंतःकरण की बात है। अपने मन से कोई जबरदस्ती किसी को इसमें नहीं डाल सकता है। जबरदस्ती डालेगा तो ये लॉ का वायलेशन है, ये कानून का वायलेशन है, ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मैटर बनता है। फिर इन पे दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। और एकांत बहुत बड़ा सुख है जी। एकांत समझते हैं? लोनलीनेस, अकेले रहना, ये एकांत कोई दुख है, बस रहने आ जाना चाहिए। सीख ले आदमी ना कर कि एकांत में रहा कैसे जाता है। तो आपको किसी से बात करने का जरूरत नहीं, किसी का फोन आए ना आए, किसी का मैसेज आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। बस आपको आर्ट आना चाहिए कि आप एकांतवास होता क्या है। सबसे ज्यादा आजकल दिक्कत क्या है? जो नए लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं वो सब तो जानते हैं, वो सब समझता नहीं कि अगर हमारा कोई बतियाने वाला नहीं है ना, तो समझो कि हमारा प्रेस्टिज खराब हो रहा है। माने हम आधुनिक नहीं, हमारा मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न तो तब होंगे जब हमारे पास कोई ना कोई हो, कोई ना कोई हो हमसे गुड मॉर्निंग पूछने वाला, गुड नाइट कहने वाला। ये मतलब स्टाइल, सिंबल ऑफ स्टाइल बन गया है। इसको सब मानता है कि पार्ट ऑफ लाइफ है।
जीवन का हिस्सा ही तो होना ही चाहिए। ये सब जो दिमाग में गोबर जो घुस गया है, इस गोबर को कोई निकाल ही नहीं पा रहा है जी। और नहीं निकालेंगे तो बहुत बड़ा भ्रामक समस्या आने वाले टाइम में आएगा, है ना। पहले तो ठीक था कि पहले मैच्योर लोग दिखते थे कुछ करते हुए या कुछ पकड़ाते थे, फोन पे बतियाते थे। आजकल 9th 10th में गया नहीं सब की मैटर उसका चालू है जी। अब बताइए उसको कौन समझाए। अच्छा 9th वाला को अब क्या समझाइएगा, कुछ समझा पाइएगा? 10th वाला का उसको बुद्धि नहीं उतना। आज जब तक समझने की स्थिति में आएगा ना, तब तक वो अपने आप को बर्बाद कर चुका होगा। जब तक वो समझने के सिचुएशन में आएगा, 2 4 5 साल बाद तो समय खुद ही सिखा देता है सब कुछ। तो तब तक देखो, तो उस बीच पेरेंट का काम होता है ना, कि पेरेंट ठीक ठाक तरीके से गाइड करे, ठीक ठाक तरीके से करे। तो ये जो सिंबल बन गया है कि नहीं हमको तो कोई ना कोई हो, कोई ना कोई रहे तो हमारा लाइफ ठीक चलेगा, एकदम गलत मतलब ये है, जो कि प्रचारित प्रसारित हो गया मूवीज वूवीज के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से, है ना। ऐसे में अगर आप एकांत में रह रहे हैं, अपना काम निपटा करके अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये आपके जीवन का सबसे सुखद चीज है ना। आदमी सब पगला रहा था कोरोना के लॉकडाउन में, कि लॉकडाउन हो गया, कोई से बात नहीं हो रहा है, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है जब ग्रेविटी जब खोजा था न्यूटन ने जब ग्रेविटी खोजी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी न्यूटन ने कब खोजा था? जब ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा था। लंदन का था वो, राज परिवार का आदमी था न्यूटन। और ये जो लॉकडाउन है ये अभी केवल हम लोग देख रहे हैं, ये पहले से भी लगता आ रहा है, लेकिन इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं होता था, इतना ग्लोबल इंपैक्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय आवागमन का इतना बड़ा साधन नहीं था। आज हर देश का आदमी हर देश में रह रहा है। तो एक देश में हुआ चाइना में, वो आया इंडिया आ गया, इंडिया से कोई कहीं और जा रहा है, हर देश में चला गया, धीरे धीरे करके सब जगह पहुंच गया। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले इतना आवागमन नहीं था ना। तो जहां कोई संक्रामक बीमारी फैलती थी वही रह जाती थी, दूसरा देश ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। तो ब्रिटेन में भी बीमारी फैली थी, ब्रिटेन की हुकूमत ने वहां पे लॉकडाउन लगाया हुआ था। उस लॉकडाउन के अंदर में जब एकांत में गया न्यूटन और अपने सेब के बगीचे में बैठा हुआ था, और राज परिवार का सदस्य था, और जब देखा कि सेब नीचे गिरा, तो उस एकांतवास में अब क्या ही करे आदमी, तो कोई ना कुछ खुरापात ही करेगा ना। सोचा कि क्या है, तो सोचा यही सोचने लगा कि सेवा नीचे का गिरा, ऊपर का नहीं गया। अब सामान्य तौर पे अगर कोई आदमी, मान लीजिए आज तक अगर न्यूटन ने ये लॉ नहीं दिया होता और कोई कहता कि ये अमवा नीचे का गिर रहा है ऊपर का है, तो लोग कहते कि पागल हो गया। क्योंकि जब आदमी को कुछ नहीं समझ में आता तो आदमी कहता है कि इट इज नेचर। लेकिन वही चीज न्यूटन को उस टाइम नहीं समझ में आया, तो न्यूटन ने उस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके बता दिया कि ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रहा है। नहीं तो उससे पहले आदमी क्या मानता था कि तो रूल है, हम यहीं पे हैं, आदमी यही है, तो आम ऊपर थोड़ा जाएगा, खाने वाला आकाश में, आदमी थोड़ा नीचे है, तो खाने वाले के पास पहुंच गया। साधारण सा नियम हम ये मानते थे। लेकिन उसने अपने एकांतावास में नई चीजों को खोज दिया। तो कभी भी आप एकांतावास में अगर रहेंगे तो संभव है कि आप नई चीज ही ढूंढेंगे। हाँ, अगर आप पॉजिटिव आदमी है तो। अब कितना एकांत में बम बनाने लगेगा कि बम बनाने का सोचते, बम कैसे बनेगा? तो बम बनाना तो देश के लिए बनाओ, थोड़ा ना पड़ोस में पटकने के लिए। तो मतलब हर चीज में एक कंट्रोलिंग तो होना चाहिए, कंट्रोलिंग रहेगा तो हो सकता है कि वो ठीक ठाक काम करे। तो यहां पर इसको भी बैन किया, इसको लेकर के हर स्टेट में लगभग कानून बन चुका है कि इस तरह से कोई अगर करता है और केस रजिस्टर हो जाता है तो उस पर ये करेंगे। तो अंतःकरण से कोई अगर अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करेंगे तो दिक्कत है। जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, ठीक है। और भी बहुत जगह पे है जैसे जहां पे धर्मांतरण का मुद्दा, जैसे क्रिश्चियनिटी में देखा जाता है कि वो लोग बड़े स्तर पे धर्मांतरण कराते हैं, लोभ लालच देते हैं लोगों को कि तुमको नौकरी दिला देंगे, तुमको तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तुम अपना धर्म बदल लो। तो ये सब चीज क्या है, ये सब हम लोग के यहाँ अलाउ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको अपराध मानता है, क्राइम मानता है। अंतःकरण में आप मान सकते हैं कोई भी धर्म को, दूसरा कोई इस तरह की चीजें जो है सो नहीं होंगी। क्लियर है क्या? हाँ, नहीं, अलाउ उनको इसलिए नहीं किया जाता है कि वो आकर के ये सब करें। अलाउ उनको इसलिए किया जाता है कि आप आकर के अपना, जो कि अधिकार है ना धर्म प्रचार करने का, तो आप प्रचार करिए। आप ये कहिए कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहिए कि सामने वाला का खराब है, ये कहिएगा तो दंगा हो जाएगा, ये दिक्कत वाली बात है। ये कहने का अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है कि सब अपना धर्म का प्रचार करे, है ना। अंतःकरण से माने, उसको प्रचार करे, आचरण करे। तो सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से आप आचरण करते ही हैं, है ना। सनातन के अंदर आप लिखते हैं लोग टीका चंदन लगाते हैं, हाथ में कलेवा बांधते हैं, है ना।
मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। इस्लाम के अंदर में आप देखते हैं कि लोग हिजाब पहनते हैं, है ना, नमाज अदा करते हैं, है ना, उनका अपना तौर तरीका है, वो सलाम करते हैं, सनातन वाले प्रणाम करते हैं। तो क्या है, ये कल्चर का अंतर है। तो आप आचरण करिए, आप जिसका जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग क्रॉस मार्का पहनते हैं, क्रॉस का साइन उनका चलता है, जो उनका रिलीजियस सिंबल है, तो वो सब अलाउ है इंडिया में कि आप अपना धार्मिक आचरण करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सनातन में महिलाएं देखिए जिनकी शादी हो जाती है वो सिंदूर लगाती हैं, तो क्या है, ये हमारा रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो रिलीजियस आइडेंटिटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये राइट है, आप अपना धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आपको ये अधिकार मिला हुआ है। फिर आपको प्रचार करने का भी अधिकार है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहिए कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, आपका धर्म मानना चाहिए, लेकिन ये मत कहिए कि आपका धर्म अच्छा है या दूसरा का धर्म खराब है। ये अगर आप कह दिए तो आपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। आपको केवल अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की आजादी है, दूसरे के धर्म में बुराई निकालने की आजादी आपको नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको यहां पे आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो अब देखिए इसका अब एक एक्सेप्शन भी है, अब इसका भी अपवाद है, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना, युक्त युक्त निर्बंधन यहां पर भी लगा हुआ है। आर्टिकल 25 का 1, तो 25(1) में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, युक्त युक्त निर्बंधन है। तो युक्त युक्त निर्बंधन क्या कहता है भाई? युक्त युक्त निर्बंधन कहता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि लोक व्यवस्था, पब्लिक सिस्टम देंगे, लोक व्यवस्था, सामाजिक शांति, सोशल पीस, लोक व्यवस्था, सामाजिक शांति, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इत्यादि के संदर्भ में, इत्यादि के संबंध में, सामाजिक शांति और स्वास्थ्य इत्यादि के संबंध में अधिकार को कम किया जा सकता है। राइट्स मिनिमाइज इन दिस कंटेक्स्ट, इन संदर्भों में अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब जिससे कि मतलब समझिए कि अब यहां पर भी ये सारा अधिकार आपको एब्सोल्यूट नहीं मिला हुआ है ना। तो लोक व्यवस्था, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई जुलूस निकालनी है, धार्मिक जो लोग निकालते हैं सड़कों पर, लेकिन अगर हो सकता है जब जुलूस निकालने से पहले आपको जा करके परमिशन लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, एसपी से, कि सर हमको जुलूस निकालना है तो आप हमको सिक्योरिटी दीजिए। तो वो देखता है कि भाई जुलूस को हम किस रास्ता से इन लोगों को निकालने के लिए दे। हो सकता है कि आप जो रास्ता मांगे ना, प्रशासन रास्ता आपको ना दे, कह देगा कि नहीं ये रास्ता नहीं, हम आपको ये रास्ता देते हैं, आप इसे जाइए। क्यों? क्योंकि डर है कि हो सकता है उधर से आप जाइएगा तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, है ना। तो अलग अलग टाइम आपको दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दो रिलीजन के मानने वाले लोग का एक ही टाइम पर जुलूस निकल रहा है ना, तो अब इसमें दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो फिर सिस्टम क्या कहता है कि भाई अलग अलग टाइम पे आप सुबह में चल जाइए, कर लीजिए, एक किसी को शाम में भेज देगा, है ना। अभी नहीं कह सकते कि मेरा अधिकार है तो हमको इसी टाइम पे दीजिए, हमको यही रास्ता से जाना है, क्योंकि आपके हो सकता है वहां जाने से लोक व्यवस्था गड़बड़ हो सकता है ना। तो इसलिए आपको अलग टाइम दिया सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि रोक भी लगा दिया जाए, या इमीडिएट आपको कहा जाए कि इतना देर का टाइम दे रहे हैं, इतना देर में आप काम निपटा करके आ जाइए, है ना। ये बहुत बार होता है, जैसे कोरोना के टाइम पे आप देखेंगे मूर्ति विसर्जन के संबंध में प्रशासन ने कहा कि इतना लिमिट टाइम दे रहे हैं, जाकर के आ जाइए। बहुत बार आप देखते हैं कि एक जो ताजिए की जुलूस होती है, इधर मंदिर उंदिर का कोई मूर्ति उतर है, तो इनका जुलूस दोनों का एक ही टाइम हो जाता है कभी कभी। तो अब दोनों एक साथ निकल जाएगा तो हो सकता है डिस्टर्बेंस हो जाए, दिक्कत हो सकता है।
तो पुलिस क्या कहता है, दोनों को अलग अलग टाइम दे देती है कि आप इस टाइम में जाइए, आप इस टाइम, दोनों का रूट अलग कर देती है कि किसी का किसी से मुलाकात ना हो, है ना। इससे क्या होगा कि डिस्टरबेंस हो सकता है। तो लोक व्यवस्था के लिए, पब्लिक सिस्टम के लिए आपके इन अधिकारों को थोड़ा कम किया जा सकता है, और तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। ये वायलेशन नहीं हुआ, बल्कि स्थितियों को ठीक करने की कोशिश की गई। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि लोक व्यवस्था के बाद सामाजिक शांति, है ना। अब इससे मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई धार्मिक नेता या कुछ भी है, जो लोग होते हैं जो रिलीजियस स्पीकर होते हैं, तो ये कहीं पे कोई स्पीच दे रहे हैं। अब लग रहा है कि भाई इनका स्पीच से दंगा उंगा हो जाएगा, या ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, किसी दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है कोई भी, तो ऐसे में इस आधार पर भी उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है ना, या उनको मना, जबकि प्रचार करने की आजादी है, लेकिन इस तरह का प्रचार नहीं जिससे कि समाज में दिक्कत हो जाए, समाज में एक दूसरे के प्रति लोग द्वेष की भावना रखने लगे, इस तरह का प्रचार करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो आपको, है हाँ, हेट स्पीच तो आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मुख्य तौर पे हेट स्पीच का बहुत तरह का टाइप होता है ना। ये मुख्य तौर पे इसका रिलीजियस मैटर है कि रिलीजियस कोई स्पीकर है तो वो कुछ इस तरह का बात अगर बोलता है जिससे लगता है कि उसके बोलने से ये हो सकती है, तो प्रचार करने में आप ये कहिए कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहिए कि आपका धर्म मानना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत दिखाइए अपने बातों से कि आप दूसरे के धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये अगर करते हुए पाइएगा तो हो सकता है कि आप पर एक्शन कर दिया जाए, और तब ये आप नहीं कहेंगे कि आपका फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल तो बस इतना कह रहा था कि आप अपना प्रचार कीजिए, दूसरे का बुराई मत करिए, दूसरे का बुराई करेंगे तो दिक्कत है। स्वास्थ्य का इशू है, तो अभी से कुछ दिन पहले आप देखेंगे एक मैटर बहुत चर्चा में रहा था, लाउड स्पीकर का मुद्दा, कि भाई मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा गया, है ना। कि एक तो नॉइज पॉल्यूशन का मैटर था, फिर कुछ लोगों का कहना था कि अगर हम कहीं पे रह रहे हैं और वहां अचानक से एक आवाज आती है, तो अगर हार्ट का कोई पेशेंट है तो उस पर वो निगेटिव असर डालता है। तो स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया और कहा कि भाई मंदिरों और मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए उसको उतार दिया जाए, और अगर आप उसको लगाए हुए हैं तो रखिए, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रखिए जितना कि आपके कैंपस में चल पाए। आप लगा कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने कैंपस तक में रखिए, इतना मत कर दीजिए कि वो बहुत बाहर तक जाए और बहुत बाहर के लोग उससे डिस्टर्ब हो, है ना। तो अब ऐसे में आप कहेंगे कि हमको तो प्रचार करने का आजादी है, आचरण करने का आजादी है, आप क्यों रोक रहे हैं? तो रोक रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य इशू है, हेल्थ का इशू है, इस वजह से रोक रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर यह भी चीज आपको रोका गया है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका में एक मुद्दा था, हिजाब का मुद्दा, कर्नाटका में, है ना, हिजाब का मुद्दा। कुछ लोग स्कूल कॉलेज में पहन करके चले गए हिजाब, तो अन्य लोग जो थे वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के हिसाब से धोती कुर्ता पहन के पहुंच गए। तो इसे राज्य का जो स्कूल का नियम था, कॉलेज का नियम था, वो भंग हुआ। तो अब उनका कहना था कि तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आचरण करेंगे, ये हमारे प्रैक्टिस में आता है। तो प्रैक्टिस में आता है, ठीक है, लेकिन आपके प्रैक्टिस करने से लोक व्यवस्था खराब हो गई ना। अब सब लोग वही पहन रहे हैं ना, तो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तो प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैटर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप सार्वजनिक स्थान पे पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो वहां का नियम भंग हो जाएगा। तो वहां का नियम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये आचरण का नियम भी खत्म किया जा सकता है। तो अधिकार आपको है, लेकिन आपका किसी भी अधिकार के प्रयोग करने से अगर समाज का शांति भंग होता हो, आपके किसी भी अधिकार के प्रयोग से लोक व्यवस्था खतरे में पड़ती हो, आपके किसी भी अधिकार से अगर सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता हो, तो आपके अधिकार को कम कर दिया जाएगा। यही कहता है आर्टिकल 25(1), जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लेकर के आता है। और इसी अधिकार के तहत तमाम तरह बैन लगाए जाते हैं, और तब कोई नहीं कह सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट केवल इतना ही नहीं है, फंडामेंटल राइट ये भी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है, बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है।